एक दिन गांव का रसूखदार साहूकार ठाकुर बलवंत सिंह उनके दरवाजे पर आ धमका। उसने कड़क आवाज में कहा, क्यों बे दीनानाथ, कर्ज लिए हुए बरसों बीत गए लेकिन तूने आज तक ब्याज तो दूर मूलधन की एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं की। आज मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, वरना अभी के अभी तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर इस घर से बाहर पिकवा दूंगा। मालिक, बस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कल मेरा बेटा सूरज शहर से वापस आ रहा है। मेरी उससे बात हुई है। वो आते ही सबसे पहले आपका एक एक पैसा चुका देगा। आपने इतने साल सब्र किया है, बस 2 दिन की दया और कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है, तेरी पुरानी वफादारी देखकर तुझे आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर 2 दिन में मेरे हाथ में पैसे नहीं आए तो तेरा सारा सामान सड़क पर होगा और तुझे इस गांव में पनाह भी नहीं मिलेगी। यह धमकी देकर ठाकुर वहाँ से चला गया। डरी सहमी राधा ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, भैया कल पक्का आ जाएंगे ना? अगर वो नहीं आए तो ठाकुर हमें सच में बेघर कर देगा। आज उसका गुस्सा देखा आपने? वो तो आज ही हमें निकालने वाला था। तू चिंता मत कर बेटी, सूरज ने वादा किया है, वो जरूर आएगा। उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। उसके आते ही हम इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बीत गए पर सूरज नहीं आया। बाप और बेटी दरवाजे पर टकटकी लगाए इंतजार कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, गजब हो गया काका, शहर में जिस फैक्ट्री में तुम्हारा सूरज काम करता था वहाँ भयानक आग लग गई है। खबर मिली है कि वहाँ काम करने वाले सभी मजदूर बुरी तरह जल गए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुम्हारा सूरज भी उसी में था। यह खबर सुनते ही दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दहाड़ मारकर रोने लगे। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? बुढ़ापे की लाठी ही छीन ली। अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? रोते बिलखते 2 दिन और निकल गए। तभी गांव में एक अनजान आदमी हाथ में सूटकेस लिए दाखिल होता है। इत्तेफाक से उसी वक्त ठाकुर बलवंत सिंह वहां से गुजर रहा था। तभी उस अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और पूछा, भैया जरा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दीनानाथ जी का घर किस तरफ है? ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कड़क कर पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। उस आदमी ने जवाब दिया, जी, शायद आपको पता हो कि दीनानाथ जी के बेटे सूरज की शहर के कारखाने में लगी आग की वजह से मौत हो गई है। सूरज ने पिछले कई सालों में कड़ी मेहनत करके काफी पैसा जमा किया था ताकि वो घर आ सके, लेकिन आने से पहले ही ये हादसा हो गया। अब कारखाने के मालिक ने सूरज की जमा पूंजी और मुआवजे के पैसे उसके परिवार के लिए भिजवाए हैं। मैं वही अमानत उसके पिताजी दीनानाथ जी को सौंपने आया हूँ। पैसों की बात सुनते ही ठाकुर के मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, लक्ष्मी तो खुद चलकर मेरे पास आई है। क्यों न मैं इसे कह दूं कि मैं ही दीनानाथ हूँ। वैसे भी वो कंगाल दीनानाथ मेरा कर्जा तो चुकाने से रहा। अगर ये पैसे मैं ले लूं तो मेरा पुराना हिसाब भी बराबर हो जाएगा और ऊपर से मोटा मुनाफा भी हो जाएगा। बस मुझे इसे यहीं से चलता करना होगा। ठाकुर ने तुरंत चेहरे पर झूठा दुख लाते हुए कहा, अरे भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं ही बदनसीब दीनानाथ हूँ और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। आदमी ने राहत की सांस ली और बोला, चलिए, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत। यह कहकर उस आदमी ने पैसों से भरा सूटकेस ठाकुर के हाथ में थमा दिया और वहां से चला गया। ठाकुर अपनी किस्मत पर इतराता हुआ वह सूटकेस लेकर सीधा अपनी हवेली पहुंचा। कमरे में जाकर उसने जैसे ही सूटकेस खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर ठाकुर खुशी से पागल हो गया और सोचने लगा कि अब तो मजे ही मजे हैं।
इधर दीनानाथ का रो रो कर बुरा हाल था। वो निराश होकर बोले, बेटी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह सूरज के भरोसे बैठे थे। पता नहीं ऊपर वाला हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। कभी कभी लगता है कि भगवान पत्थर दिल हो गए हैं, वरना हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता। राधा ने अपने आंसू पोंछे और पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत मत हारिए। मैं हूँ ना, अब से मैं भी काम करूँगी और आपका हाथ बटाऊंगी। हम मेहनत मजदूरी करके ठाकुर का कर्जा चुका देंगे। अब ज्यादा चिंता करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद घर चलाने के लिए राधा ने गांव के दूसरे घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन राधा पानी भरने के लिए ठाकुर की हवेली के पास वाले कुएं पर गई। उसी वक्त ठाकुर के पुराने दोस्त सेठ धर्मदास का बेटा विक्रम अपनी कार से वहां पहुंचा। कार से उतरते ही उसकी नजर कुएं पर पानी भर रही राधा पर पड़ी। उसकी सादगी देखकर विक्रम उसे देखता ही रह गया और पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगा। फिर वह हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने ठाकुर को प्रणाम किया। प्रणाम चाचा जी। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके मित्र धर्मदास का बेटा विक्रम हूँ। ठाकुर ने गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे विक्रम बेटा, तुम तो एकदम बड़े हो गए हो। पिछली बार जब देखा था तो बहुत छोटे थे, इसलिए पहचान नहीं पाया। कहो, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, पिताजी ने पास के गांव में एक जमीन का सौदा किया है। बस वही जमीन देखने के लिए मुझे भेजा है। सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूं और कुछ जरूरी सराह भी ले लो। घर में नौकर चाय लेके आता है। वाह, तो अब तुमने अपने पिताजी का कारोबार संभाल लिया है। जी चाचा जी, पिताजी की उम्र हो गई है तो अब थोड़ा बहुत मैं ही देख लेता हूँ। विक्रम ने विनम्रता से बातों बातों में झिझकते हुए पूछा, चाचा जी, एक बात पूछनी थी। अभी जब मैं आ रहा था तो बाहर कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? ठाकुर ने हैरान होकर पूछा। लड़की? कौन सी लड़की? वही जो आपके गेट के सामने वाले कुएं पर पानी भर रही थी। ठाकुर ने कहा। रुको बेटा, तुम चाय पियो, मैं जरा देख कर आता हूँ। ठाकुर ने बाहर जाकर कुएं की ओर देखा। इत्तेफाक से तब तक राधा वहाँ से जा चुकी थी और ठाकुर की अपनी बेटी सिमरन वहाँ खड़ी थी। ठाकुर ने सोचा, अच्छा, तो विक्रम इसी की बात कर रहा है। ठाकुर ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे विक्रम बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो तो मेरी ही बेटी सिमरन है। विक्रम थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर उसने सोचा शायद वो सादे कपड़ों में ठाकुर की ही बेटी रही होगी। उसने बात संभालते हुए कहा, ओह अच्छा, मुझे लगा शायद कोई और है। खैर छोड़िए, आप बताइए सब कैसा चल रहा है। विक्रम ने तो बात बदल दी, लेकिन ठाकुर के दिमाग की घंटी बज गई। उसे शक हो गया। लगता है विक्रम बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अगर मेरी बेटी की शादी इतने बड़े और अमीर खानदान में हो जाए तो हमारी तो किस्मत ही चमक जाएगी। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठाकुर मन ही मन लड्डू फोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद विक्रम खड़ा हुआ। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठाकुर ने आग्रह किया। अरे नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ। गांव की खुली हवा का आनंद लो, हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं चाचा जी, इस बार माफ कीजिए, काम जरूरी है। अगली बार आऊंगा तो पक्का रुकूंगा। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। विक्रम अपने घर पहुँचा और काफी हिम्मत जुटाकर अपने पिता सेठ धर्मदास से बोला, पिताजी, आज गांव में मैंने एक लड़की देखी। सच कहूँ तो मुझे वो बहुत पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। धर्मदास ने हैरानी से पूछा, अरे किस लड़की की बात कर रहे हो बेटा? विक्रम ने कहा, पिताजी, वो आपके दोस्त है ना ठाकुर साहब, जिनके यहाँ आपने मुझे भेजा था। बस समझ लीजिए कि उन्हीं के घर की लड़की है। यह सुनते ही धर्मदास का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठाकुर बलवंत मेरा जिगरी दोस्त है, वो तो खुशी खुशी हाँ कर देगा। मैं कल ही जाकर उससे बात पक्की करता हूँ। अगले ही दिन धर्मदास और विक्रम ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली पहुँच गए। पुराने दोस्त को देखकर ठाकुर खुशी से झूम उठा। अरे धर्मदास मेरे यार, कितने बरसों बाद तुझे देख रहा हूँ। हम दोनों ने साथ में शुरुआत की थी और देख आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज मेरे घर आकर तूने मुझे धन्य कर दिया। धर्मदास ने हंसते हुए कहा, यार आना तो पड़ा ही।
बात ही ऐसी है। मेरे बेटे विक्रम को तेरे घर की बिटिया बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। बस यही रिश्ता लेकर हम आए हैं। ठाकुर तो जैसे हवा में उड़ने लगा और बोला, क्या बात कर रहे हो? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी पुरानी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इससे बढ़कर क्या होगा? रुको, मैं अभी बिटिया को बुलाता हूँ। ठाकुर ने जोर से आवाज लगाई। अरे बेटी सिमरन, जरा बाहर तो आना। जैसे ही सिमरन सजी धजी बाहर आई, विक्रम उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत कहा, अरे चाचा जी माफ कीजिएगा, पर जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था, ये वो लड़की नहीं है। ठाकुर और धर्मदास दोनों चौंक गए। ठाकुर ने कहा, ये क्या कह रहे हो विक्रम बेटे? उस दिन कुएं पर मेरी बेटी सिमरन ही तो थी। शायद तुम्हें पहचानने में गलती हो रही है। विक्रम ने कहा, नहीं चाचा जी, मुझे पक्का याद है, वो लड़की कोई और थी, ये वो नहीं है। अब ठाकुर का माथा ठनका। वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं विक्रम ने उस कंगाल दीनानाथ की बेटी राधा को तो नहीं देख लिया? उस दिन सिमरन से थोड़ी देर पहले वो भी तो वहीं पानी भर रही थी। सत्यानाश! अगर विक्रम को वो पसंद आ गई तो मेरे हाथ से ये सोने की चिड़िया निकल जाएगी। उसने मन ही मन कसम खाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि विक्रम उसे ढूंढे, मुझे किसी भी तरह दीनानाथ और उसकी बेटी को इस गांव से खदेड़ना होगा। बाहर से बनावटी हंसी हंसते हुए ठाकुर बोला, ठीक है विक्रम बेटे, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद पता लगाऊंगा कि वो लड़की कौन थी। तुम फिक्र मत करो। धर्मदास थोड़ा नाराज होते हुए विक्रम से बोला, बेटा, ये क्या बचपना है? हम यहाँ रिश्ता तय करने आए थे। सिमरन बेटी में क्या कमी है? इतनी सुंदर और संस्कारी है। मेरी मानो तो यही रिश्ता पक्का कर लो। विक्रम अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं पिताजी, मुझे वही लड़की चाहिए जिसे मैंने कुएं पर देखा था। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। धर्मदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना बलवंत यार, शायद लड़के को कोई गलतफहमी हो गई है। हम चलते हैं, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। ठाकुर ने बात संभाली। अरे नहीं दोस्त, इसमें माफी कैसी? मैं पता लगवाता हूँ। इसके बाद धर्मदास और विक्रम वहाँ से चले गए, लेकिन ठाकुर के दिमाग में अब एक खतरनाक साजिश चल रही थी। घर पहुँचते ही धर्मदास गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने विक्रम को डांटते हुए कहा, विक्रम, तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर मेरा बचपन का दोस्त है, उसे कितना बुरा लगा होगा सोचा है तुमने? वो अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा था और तुमने मुंह पर मना कर दिया। विक्रम ने सफाई दी। पिताजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुएं पर जिस लड़की को देखा था, वो ठाकुर चाचा की बेटी नहीं थी, वो कोई और थी। और मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना कवारा रहूंगा। धर्मदास ने झल्लाकर कहा, अरे तो वो लड़की है कौन? उसका नाम पता कुछ जानते भी हो? हवा में महल बना रहे हो तुम। सिमरन जैसी अमीर और खानदानी लड़की को ठुकरा रहे हो, उसके लिए जिसे तुम जानते तक नहीं। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। धर्मदास ने एक शर्त रखी। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर 7 दिन में तूने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना चुपचाप सिमरन से शादी करनी होगी। विक्रम ने शर्त मान ली। मंजूर है पिताजी, फिर आप जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लूंगा। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह गुस्से और जलन में जल भुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, उस विक्रम को पूरे गांव में वही फटीचर दीनानाथ की बेटी राधा ही मिली पसंद करने को। मेरी बेटी सिमरन को ठुकराकर वो उस भिखारी की बेटी को घर की बहू बनाएगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। विक्रम के वापस आने से पहले मुझे दीनानाथ और राधा को इस गांव से खदेड़ना होगा। ठाकुर ने कपट भरी हंसी हंसते हुए सोचा, वैसे भी दीनानाथ के बेटे के मुआवजे के जो पैसे आए थे वो तो मैंने हड़प लिए हैं। अब मैं उस पर पुराने कर्ज का दबाव डालूंगा। वो चुका नहीं पाएगा और मैं उसे घर से निकाल दूंगा। फिर देखता हूँ विक्रम उसे कैसे ढूंढता है। अगली सुबह ठाकुर दीनानाथ के घर पहुंचा और गरजते हुए बोला, अरे ओ दीनानाथ, बाहर निकल। दीनानाथ घबराकर बाहर आया। ठाकुर ने चिल्लाया, तू मेरी शराफत का फायदा उठा रहा है। मैं इतने दिन चुप रहा क्योंकि तेरे बेटे की मौत हुई थी, लेकिन तूने तो सोच लिया कि कर्जा चुकाना ही नहीं है। अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मेरा सारा पैसा अभी के अभी निकाल। दीनानाथ गिड़गिड़ाया, मालिक, अभी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा बेटा चला गया, घर में खाने को नहीं है। ठाकुर ने निर्दयता से कहा, मुझे वो सब नहीं जानना।
अगर पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी ये घर खाली कर दे, मैं इसे बेचकर अपनी वसूली करूंगा। दीनानाथ ने पैर पकड़े। अन्नदाता, ऐसा मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। ठाकुर ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, ये मेरा मसला नहीं है, निकल जाओ यहाँ से वरना धक्के मारकर फिकवा दूंगा। तभी राधा आगे आई और उसने पिता को संभालते हुए कहा, पिताजी, अब इनके आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं। चलिए हम ये घर छोड़ देते हैं। मेहनत करके पेट भर लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। आखिरकार आंखों में आंसू लिए राधा और दीनानाथ ने अपना पुश्तैनी घर छोड़ दिया। वे गांव से दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इस सदमे और जंगल की कठिन जिंदगी ने दीनानाथ को तोड़ दिया और वो बीमार रहने लगे। अब घर की सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ गई। वो जंगल से लकड़ियां काटती और उन्हें बेचकर किसी तरह पिता का इलाज और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। एक दिन दीनानाथ ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं बहुत बदनसीब बाप हूँ। तुझे सुख देने की उम्र में तुझसे मजदूरी करवा रहा हूँ। मेरी वजह से तुझे कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए पिली और बोली, पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, इसमें कष्ट कैसा? आप बस ठीक हो जाइए, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। इतना कहकर राधा कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल दी। राधा को जंगल गए हुए काफी देर हो चुकी थी। देखते ही देखते सूरज ढल गया और अंधेरा छाने लगा, लेकिन राधा वापस नहीं लौटी। झोपड़ी में बैठे दीनानाथ का दिल घबराने लगा। वो बड़बड़ाने लगे, राधा को अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। जंगली जानवरों का भी डर है। नहीं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। कमजोर होने के बावजूद दीनानाथ लाठी टेकते हुए अपनी बेटी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन बुढ़ापा और बीमारी उन पर हावी हो गई। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी किस्मत से विक्रम अपनी कार सड़क कर उसी पगडंडी से राधा की तलाश में भटक रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए एक बुजुर्ग पर पड़ी। विक्रम दौड़कर उनके पास गया और उन्हें हिलाते हुए बोला, बाबा, ओ बाबा, आप ठीक तो है? आंखें खोलिए। विक्रम ने उन्हें सहारा देकर उठाया और पास ही एक पेड़ के नीचे बिठाया। थोड़ा पानी पिलाने के बाद उसने पूछा, बाबा, आप इस हालत में घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। दीनानाथ ने कांपती आवाज में कहा, क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी राधा लकड़ियां लेने गई थी पर अब तक नहीं लौटी। उसी को ढूंढने निकला था कि पता नहीं कब आंखों के आगे अंधेरा छा गया। विक्रम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। विक्रम उन्हें सहारा देकर उनकी झोपड़ी तक ले गया। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, राधा भी दूसरी तरफ से लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहाँ आ गई थी। विक्रम की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, वो हैरान रह गया और मन ही मन बेहद खुश हुआ। आखिरकार उसे वो मिल ही गई थी। और इधर राधा अपने पिता की हालत देखकर घबरा गई। पिताजी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दीनानाथ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटी, मैं तुझे ही ढूंढने निकला था कि रास्ते में गिर पड़ा। भला हो इस फरिश्ते का जिसने मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक ले आया। अगर ये ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। राधा ने हाथ जोड़कर विक्रम से कहा, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिता की जान बचाई। मैं आपकी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने चारों तरफ उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखा और दुखी होकर पूछा, बाबा, एक बात पूछूं? आप लोग गांव छोड़कर इस जंगल में जानवरों की तरह क्यों रह रहे हैं? तब दीनानाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुना दी कि कैसे उसका बेटा सूरज कारखाने की आग में मर गया, कैसे उसे कोई मुआवजा नहीं मिला और कैसे ठाकुर बलवंत सिंह ने कर्ज के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया। तभी दीनानाथ की बात सुनकर विक्रम सन्न रह गया। उसने गंभीर होकर कहा, बाबा, जिस कारखाने में आग लगी थी उसका मालिक मैं ही हूँ। वो आग एक तकनीकी खराबी से लगी थी, लेकिन उस हादसे के बाद मैंने अपने मैनेजर के हाथों हर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए भिजवाए थे। यह सुनते ही दीनानाथ और राधा के होश उड़ गए। दीनानाथ ने रोते हुए कहा, पर बेटा, हमारे पास तो कोई नहीं आया, हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। अगर पैसे मिले होते
तो हम आज यहाँ जंगल में ठोकरें क्यों खा रहे होते। विक्रम को गहरा धक्का लगा। उसे समझ आ गया कि बीच में बहुत बड़ा घपला हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दीनानाथ का हाथ थाम कर कहा, बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि आपके हिस्से के पैसे कहाँ गए। मैं वादा करता हूँ आपका हक आपको मिलकर रहेगा। अगली सुबह विक्रम अपने उस मैनेजर को लेकर दीनानाथ की झोपड़ी पर पहुंचा जिसने पैसे डिलीवर किए थे। विक्रम ने दीनानाथ की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से पूछा, बताओ क्या तुमने इसी बुजुर्ग को वो 20 लाख रुपए दिए थे? मैनेजर ने दीनानाथ को गौर से देखा और घबराते हुए बोला, नहीं मालिक, मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए। मैंने तो वो सूटकेस उस आदमी को दिया था जिसने खुद को दीनानाथ बताया था। उसने मुझसे कहा कि वही सूरज का पिता है। मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिक। विक्रम ने गुस्से में कहा। क्या तुम उस ढोंगी को पहचान सकते हो? मैनेजर ने सिर हिलाया। जी मालिक, अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। विक्रम ने आदेश दिया, जाओ पूरे गांव में देखो, मुझे वो आदमी 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैनेजर गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो हाँफता हुआ वापस आया और बोला, मालिक गजब हो गया। जिस आदमी ने मुझसे पैसे लिए थे वो कोई और नहीं बल्कि इस गांव का रसूखदार जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह है। उसी ने झूठ बोलकर पैसे हड़पे हैं। यह सुनते ही दीनानाथ अपना माथा पीटकर रोने लगे। इतना बड़ा धोखा। उस ठाकुर ने मेरे मरे हुए बेटे के पैसे भी खा लिए और ऊपर से हमें घर से भी बेदखल कर दिया। वो इंसान नहीं, जानवर है। विक्रम ने दीनानाथ से कहा, बाबा आप आंसू पोंछ लीजिए, अब इंसाफ होकर रहेगा। विक्रम को अब सारी चाल समझ में आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ओह तो ये बात है। ठाकुर जानता था कि मुझे राधा पसंद है, इसलिए उसने राधा और उसके पिता को गांव से खदेड़ दिया ताकि मैं उन्हें ढूंढ न सकूं और मजबूरन मुझे उसकी बेटी सिमरन से शादी करनी पड़े। विक्रम गुस्से में गर्म हुआ। अपने मैनेजर को लेकर सीधा ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर आराम से हुक्का पी रहा था। जैसे ही उसकी नजर विक्रम के साथ आए मैनेजर पर पड़ी, उसके हाथ से हुक्का छूटकर गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, मालिक यही है वो आदमी। इसी ने मुझसे कहा था कि मैं ही दीनानाथ हूँ और पैसे ले लिए। ठाकुर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, चाचा जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं। आपने एक गरीब लाचार बाप के पेट पर लात मारी, उनके हक का पैसा भी छीन लिया और उन्हें घर से भी निकाल दिया। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? ठाकुर बलवंत की आंखों में आंसू आ गए। वह विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा, लालच ने मेरी मत मार दी थी। मैं अपनी बेटी सिमरन के प्यार में अंधा हो गया था। मुझे पता चल गया था कि तुम जिस लड़की को चाहते हो वो राधा ही है। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे पा सको, इसलिए मैंने ये घिनौनी चाल चली। मैं बहक गया था बेटा। तभी वहाँ विक्रम के पिता सेठ धर्मदास भी पहुँच गए। जब उन्हें अपने दोस्त की करतूत पता चली तो उन्होंने ठाकुर को बहुत खरी खोटी सुनाई। ठाकुर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने दीनानाथ के सारे पैसे लौटा दिए। इसके बाद विक्रम और धर्मदास ने पूरे सम्मान के साथ दीनानाथ और राधा को उनके पुराने घर में वापस बसाया।